हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। वेलकम अगेन करता हूं आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट। क्लास 7 साइंस को आप सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं आई होप। एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हॉट एंड कोल्ड। डेली हम अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो बहुत होते हैं हॉट, और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें ऐसे मिलते हैं जो होते हैं बहुत कोल्ड। जैसे कि गर्म चाय है, गर्म पानी है, गर्म दूध है, होता है बहुत हॉट। और जैसे कि आइसक्रीम है या आइस क्यूब्स हैं आपके फ्रिज में रखा हुआ, या मिल्क का पाउच या कोई शेक है जो आपने फ्रिज में रखा है, होता है बहुत कोल्ड। जब आपको कंपैरिजन करना होता है कि कौन ऑब्जेक्ट कितना हॉट है दूसरे के कंपैरिजन में, या कौन सा ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी डिग्री की जिसकी मदद से, एक ऐसे क्राइटेरिया की जिसकी मदद से हम वो ये तय कर पाएँ कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या ठंडा है। और इसको हम मेजर करते हैं टर्म कॉल्ड टेम्परेचर से। सो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? एक डिवाइस से जिसका नाम है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर कितने तरह के होते हैं? ये बेसिकली होते हैं 3 तरह के। पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं और दूसरा है डिजिटल थर्मामीटर, ये हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है और हम इसको अपने घरों में भी नॉर्मली रखते हैं। और तीसरा होता है लैब थर्मामीटर जो लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है। अब हम इनकी स्टडी करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि होता क्या है डिफरेंस लैब थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में। क्लिनिकल थर्मामीटर में आप देख रहे हैं एक लंबी सी ट्यूब होती है और इसके एंड में होता है एक बल्ब जिसमें होती है एक मेटल की लिक्विड मेटल जिसे कहते हैं मरकरी। और मरकरी में होती है खासियत, ये एब्जॉर्व हीट करने पर एक्सपेंड होता है, राइज होने लगता है और इस पतले से इंटरनल चैनल से ऐसे राइज करने लगता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर करता है टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, जो आपको बिल्कुल रखना है याद। और यहाँ पे होता है किंक। किंक हो एक बैंड, जैसे एक ट्यूब में एक बैंड आ जाता है, ये किंक का रोल है टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फॉलिंग डाउन। अब ये किंक का रोल क्या है? जब भी आपको डॉक्टर या नर्स आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कहते हैं कि इस थर्मामीटर को अपने टंग के नीचे रखिए या अपने आर्मपिट के नीचे रखिए, तो उसके बाद जैसे वो आपको देते हैं तो मर्करी लेवल नीचे फॉल डाउन अगर कर जाए तो आपके टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता है। इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर में ये किंक रखा जाता है। और यूज़ करने से पहले भी हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा ये नर्स डॉक्टर उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से बाहर निकालते हैं और उसको कुछ जर्क्स देते हैं। इससे मर्करी लेवल 35 डिग्री के बिलो आ जाता है और उसके बाद हम रखते हैं इसे बिलो द टंग और बिलो द आर्म पिट for about 1 or 2 minutes, and afterwards we note the reading. This is how we do the reading of clinical thermometer. नेक्स्ट हम आते हैं लैब थर्मामीटर में। और लैब थर्मामीटर में हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर रेंज होती है जिसको ये मेजर करता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो लेंथ है क्लिनिकल थर्मामीटर के कंपैरिजन में, ये जो लैब थर्मामीटर बहुत ही लंबी होती है और इसके एंड में भी एक बल्ब होता है जिसमें होता है लिक्विड मेटल मरकरी। So next topic is measuring the thermometer with the lab thermometer. क्लिनिकल थर्मामीटर से हम मेजर कैसे करते हैं आप जान चुके हैं। और लैब थर्मामीटर में हमें यूज़ करना होता है एक स्टैंड में हम एक थ्रेड की मदद से इस थर्मामीटर को ऐसे हैंग कर देते हैं जिससे कि पूरा स्ट्रेट रहे।
और स्ट्रेट रहने पर हम इसे डाल देते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, जो हो सकता है बीकर में या हो सकता है कोनिकल फ्लास्क में। और रखना होता है आपको ख्याल कि इसका जो बल्ब है, जो मरकरी का बल्ब है, इट शुड नॉट टच द वॉल एंड इट शुड नॉट टच द बॉटम, क्योंकि इससे हीट या टेम्परेचर आ जाएगी वॉल की या आ जाएगी बॉटम की, लेकिन आपको टेम्परेचर मेजर करना है लिक्विड इनसाइड दिस कंटेनर की, इसीलिए it should not touch the walls or bottom of the container. Okay, so हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो बच्चों हीट ट्रांसफर होता है तीन तरीकों से। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट जो मैं आपके सामने जा रहा हूँ अब रखने, कंडक्शन का मतलब है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। अब आपको समझाने के लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये स्टैंड है और स्टैंड में ये आप देख रहे हैं ग्रे कलर की, ये है आपकी आयरन स्केल, और इसके नीचे जो आप छोटे छोटे गोले देख रहे हैं ये हैं वैक्स के, जो हमने इससे चिपका के रखे हैं। अब कोने पे हमने रखा है एक बर्नर या फिर कैंडल। अब कैंडल को जैसे ही हम जलाते हैं तो ये पॉइंट जो है आयरन स्केल का गर्म हो जाता है और ये गर्मी धीरे 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 राइट से लेफ्ट साइड की ओर लगती है जाने, और जैसे ही वो गर्म हो जाते हैं तो चिपका हुआ वैक्स होने लगता है मेल्ट और लगेगा ये गिरने, और धीरे धीरे गिरता हुआ ये लेफ्ट टू राइट साइड सारे के सारे वैक्स के टुकड़े नीचे जाते हैं गिर। और इससे हमें पता लगा कि कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉटर एंड टू colder end. Next topic you are very much familiar with, that is conductors and insulators. Conductors क्या होते हैं? The materials which allow heat to pass through them, and all the metals are conductors. And insulators होते हैं वो the material which do not allow heat to pass through them, and non-metals examples are here, they are insulators. Okay. यहाँ पे वाटर एग्जाम्पल इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो आप इसे कर दीजिएगा रिमूव। और नेक्स्ट हम जा रहे हैं अगले टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज़ द हीट ट्रांसफर इन लिक्विड और इन गैसेस फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। इसको समझने के लिए हम करते हैं एक एक्टिविटी। लेना है आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क, फिक्स करना है उसे ट्राइपॉड स्टैंड पे, और नीचे से हमने लेना है बर्नर। अब मार्केट में केमिस्ट की शॉप में आती है लाल दवाई जिसका केमिकल नेम है पोटाशियम परमैंगनेट। इसका एक दो क्रिस्टल हम डालते हैं पानी में, जैसे ही हम हीट करते हैं तो यहाँ से बॉटम का पानी होता है सबसे पहले गर्म और ये जाता है ऊपर, because we know that hot water rises up, and the moment water rises up, cold water from the side come and take its place. इस तरीके से ये मूवमेंट लगातार कॉन्टिन्यूसली चली रहती है। हॉट सेंटर से हॉट वाटर ऊपर की ओर और साइड से कोल्ड वाटर बॉटम की ओर, एंड दिस मूवमेंट in this movement the heat is transferred, and this is called convection. I hope you got this is clearly shown in this picture as well. Next is convection in air. Convection in air को समझाने के लिए हम आपके सामने एक पिक्चर लाए हैं। यहाँ पे है लकड़ी जो कि दहक रही है पूरी ज्वाला के साथ। तो हीट जो है एयर अबव दिस फ्लेम gets heated up, and hot air, you know, it is light, so it rises up, and
cold air comes from the side and take the place, and in this way the heating keeps going on. तो अब आप एक्टिविटी ये देख सकते हैं, अपने हाथों को जब आप रखते हैं आग के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर, तब भी आपको लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन अगर आप अपने हाथ रखते हैं साइड्स में, भले ही आप काफ़ी क्लोज रखें, लेकिन आपको गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि साइड्स में कन्वेक्शन नहीं होता है, कन्वेक्शन होता है सिर्फ एग्जैक्टली अबव द फ्लेम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। समंदर के नज़दीक अगर आपको कभी जाने का मौका मिला हो, दिन के समय में आपने देखा होगा बहुत ही बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आती है समंदर से, किसकी ओर? आपके बीच की ओर, ज़मीन की ओर। अब ऐसा होता है क्यों, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ज़मीन है और यहाँ है समंदर का पानी, और ज़मीन gets heated up faster and water or sea gets heated up slowly. अगर ज़मीन हुई जल्दी हीट अप तो एयर above this also gets warm very fast. Warm air rises up, and to take the empty place there, cold air from the sea comes. So this breeze which travels or runs from sea towards land is called as sea breeze, and sea breeze it moves during the day time. अब देखते हैं हम रात के समय में क्या होता है। ये है आपकी ज़मीन और ये है सी। रात के समय में आप जानते हैं कूलिंग होती है, और कूलिंग फास्ट होती है ज़मीन की, और कूलिंग स्लो होती है सी की। तो अब इसकी वजह से होता है क्या कि जो समंदर का पानी ज़्यादा गर्म होता है धरती के सरफेस के कंपैरिजन में, तो समंदर के ऊपर जो हवा है वो ज़्यादा वार्म होगी नेचुरली, तो इसीलिए वार्म एयर राइजेज अप, और उसकी जगह लेने के लिए फ्रॉम द लैंड cold air comes. So that is why we see the flow of breeze from land toward the sea, and this is called as land breeze. and land breeze होता है रात के समय में। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है। आप डायग्राम से अगर आप इसे समझाएं तो आपको लिखना भी कम पड़ेगा और चीज़ें भी ज़्यादा क्लियर होंगी। Next topic is radiation. So radiation is the process by which heat is transferred from one place to another without the help of medium. तो हमने देखा था कंडक्शन में ज़रूरत पड़ती है मीडियम की, और हमने देखा था कन्वेक्शन में वहाँ पे हॉट एयर या हॉट लिक्विड की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। और अब हम आ रहे हैं रेडिएशन पे। तो रेडिएशन में इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। हमें यहाँ पे ऐसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख रहे हैं सन से आती हुई रेडिएशन अर्थ और सारे हमारे धरती के गिर्द जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सभी अरुझा पाते हैं। तो इसमें सन रेस को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पे देख रहे हैं आग जल रही है और आदमी आग सेक रहा है, यहाँ से यहाँ तक गर्मी विदाउट एनी मीडियम आराम से पहुँच गई। ओके, सो रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डार्क कलर surfaces absorb more heat than the light color surfaces. यहाँ पे आप स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा surfaces की स्पेलिंग। सो आप इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको इस पॉइंट को समझने के लिए दो कंटेनर्स लेने हैं, वन कंटेनर टू। कंटेनर वन को हम पेंट कर देते हैं ब्लैक कलर से,
कंटेनर 2 को हम पेंट कर देते हैं वाइट कलर से, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में डालते हैं और इक्वल टाइम 1 आवर के लिए इसे हम सनलाइट में रखते हैं। इसके बाद जब हम इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमें मिलता है कि कंटेनर नंबर 1 में पानी ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि इस पे ब्लैक पेंट है और ब्लैक पेंट हीट एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। Our next activity to show the dark color surfaces radiate more heat than the light color surfaces. Again आपको सेम एक्टिविटी करनी है। You have to take two container 1 and 2, दोनों में आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है और गर्म पानी डालना है और दोनों का टेम्परेचर शुड बी सेम, से फॉर एग्जांपल 60 डिग्री सेल्सियस। इसे हम रख देंगे छाँव के नीचे, शेड के नीचे फॉर 15 to 10 minutes and then we measure the temperature of the water in both the cans and we find that the black container contains cool the black can is water in the black can is cooler than the water in the white can. इस चीज़ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि अगर आपको हम ये पूछें कि आपको विंटर्स में कैसे कपड़े लगाने चाहिए तो आपका आंसर होगा डार्क कलर, क्योंकि डार्क कलर हमने एक्टिविटी से सीखा ये एब्जॉर्ब करती है ज़्यादा हीट रेडिएशन हीट एनर्जी को एज़ कम्पेयर टू द लाइट कलर्ड सरफेसेस या लाइट कलर्ड क्लोथ्स। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि आपको समर्स में कैसे कपड़े लगाने चाहिए तो आपका आंसर होगा लाइट कलर्ड, क्योंकि लाइट कलर्ड क्लोथ्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कम करते हैं और उसको रेडिएट जो है उसको रिफ्लेक्ट बैक जो ज़्यादा करते हैं, इसीलिए द वाइट क्लोथ इज़ प्रेफर्ड ड्यूरिंग द summers. Now the next thing is वुलन क्लोथ्स विंटर में हमारी बॉडी को वार्म कैसे रखते हैं। इसका रीज़न है कि एक तो ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करती हैं और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कलर के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, और दूसरा वुलन क्लोथ्स में एयर ट्रैप रहती है और एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इस तरह से हीट की लॉस होती है कम और हम महसूस करते हैं ज़्यादा गर्मी। फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं इस चैप्टर के सबसे टेक्निकल लॉजिकल पॉइंट विच इज़ कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। आप देख रहे हैं कंडक्शन होती है एग्जैक्टली हॉट सरफेस के एग्जैक्टली ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये, ओके। हॉट एयर राइजेज अप and cold air comes to take its place. This is convection. Conduction में चाहिए हमें एक मीडियम, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम विच इज़ कॉल्ड कंडक्शन। रेडिएशन में भी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन आपको मीडियम इसमें नहीं चाहिए। So the same thing has been shown here in this picture also, which is very much clear to you all. So with this we are completing the chapter. Hope you enjoyed this. If you